भूलेंगे न माफ करेंगे। ये सीआरपीएफ की लाइन नहीं है, ये पूरे देश लाइन है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आज से कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल की गाड़ियों का काफिला नहीं निकलेगा। इसके अलावा सभी तरह के प्रशासनिक अधिकारियों को गाड़ियों की आवाजाही भी फिलहाल रोक गई है। सुरक्षा बल से अकेले आवाजाही पर रोक दिया गया है। सेना और सीआरपीएफ की गाड़ियों को अंदरूनी इलाकों में भी जाने से रोका जा रहा है। ये इसमें की बड़ी खबर है, हम आपको बता देते हैं। ये इस समय की बड़ी इनपुट है। मेरे साथ विक्रांत यादव है, हमारे संवाददाता। विक्रांत, आईबी रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा आईबी इनपुट आया था जिसमें कहा गया है कि 15 तारीख और साफ साफ लिखा गया है दोबारा से कि रिपीट करते हैं कि 15 तारीख से कोई किसी तरह की मूवमेंट, जो ट्रूप्स की मूवमेंट हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा, आशंका बनी हुई है। और इसको देखते हुए अभी फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। और साफ साफ इस आईबी इनपुट में कहा गया है कि आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है जांच एजेंसियों को लॉ एंड ऑर्डर का, जिसको काबू में रखने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है। और एक और बात थी कि पहले भी 7 फरवरी को जब ये आईबी इनपुट आया था कि इस तरीके का आईईडी पिराइन ब्लास्ट हो सकता है, उसके बाद ऐसा ब्लास्ट होना, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को लग रहा है कि ज्यादा सतर्क रहने की। जी विक्रांत, यहाँ पर आप इस समय दे रहे हैं जनरल साहब, मैं आपके पास आता हूँ और बहुत सीधा सवाल पूछता हूँ। ये समस्या इस समय यह है कि एक रेडिकलाइजेशन बड़ी तादाद के ऊपर हुई है और हम आंखें मूंद कर उस पर बैठे रहे। हम जब इस देश में टुकड़े टुकड़े के नारे लगे, हम उसको देखते रहे और एक लॉबी थी जो उसको सपोर्ट करती रही। जब ऑपरेशन ऑल आउट हुआ, उसके भी खिलाफ बोला गया। उसके पहले जब पैलेट गन चलाई गई, उसके भी खिलाफ बोला गया। आज हमारे सामने ये सब चीजें हैं, यथास्थिति हमारे सामने है। देखो, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि साउथ कश्मीर में रेडिकलाइजेशन, जो बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं और टेररिज्म को ज्वाइन कर रहे हैं। किसी जमाने के अंदर आपके 70 से 80% जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से आ रहे थे। पाकिस्तान का तो हमने गला घोट रखा है, खास तौर पर वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं करा पा रहे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं इस और मुझे लगता है कि इसमें कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि 90% कश्मीरी देशभक्त है। 90% कश्मीरी देशभक्त है। सिर्फ ये 10% है जिनको रेडिकलाइज करके खराब किया जा रहा है, या फिर कहें तो 5%। ये देखो, मैं एक पूरा बात सुनो। आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि अचंद एक समय में हमारी जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बहुत मजबूत है। अभी इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल कम हो गई है और जो भी होती है उसको हम मार गिराते हैं। तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटेजी सोची कि भाई अभी उनको टेररिस्ट चाहिए, तो ये रेडिकलाइज करने लगे के जो बच्चे हैं। ये एक बड़ी समस्या है। ये समस्या ऐसी है, मस्जिदों में, उनके स्कूलों में ये पढ़ाया जा रहा है, ये उनको चलाया जा रहा है कि देश के अगेंस्ट अगर लड़ोगे तो आपको फ्रीडम मिलेगा। एक बड़ी बात है, जब कोई आतंकवादी मरता है, उसका जनाजा निकलता है, तो वहां पर प्रो पाकिस्तान स्लोगन बताए जाते हैं। वहां पर वही ग्राउंड है जहां पर रिक्रूटमेंट होती है टेररिस्ट की। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में है कि आप किसी तरीके से ये साउथ कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, बड़ी जल्दी से, स्पीड से ये बच्चे जो कि गुमराह होंगे, टेररिस्ट हो रहे हैं, उनको रोका जाए। मेजर जनरल विशंबर दयाल मेरे साथ, जीजे सिंह भी है। जीजे सिंह, मैं आपके पास भी आऊंगा। विशंबर दयाल, आपने कई ऑपरेशंस को करा, कई ऑपरेशंस को देखा। आप हमारे साथ लगातार कई विषयों पर चर्चा करते रहे, बहस करते रहे और आपकी एक ओपिनियन है जिसका बड़ा महत्व है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मौजूदा परिस्थिति के अंदर हमारे सामने समस्या विकट है, लेकिन सीआरपीएफ ने बहुत अच्छी लाइन बोली, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। प्रधानमंत्री ने बोला कि अब आतंकी और पाकिस्तान गलती कर चुका है। क्या आपको लगता है कि यहां से यहां से जो हमारी रूपरेखा होनी चाहिए वो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधा था, वही होनी चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से जो हमारी पूरी स्ट्रेटजी है, बहुत सोच समझ के एक लंबी स्ट्रेटजी, इसी पूरी की पूरी फोकस्ड होनी चाहिए कि जो सोर्स है, जो मदर है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान, उसको किस तरह से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। तो कहते हैं ना कोई देश, ना कोई मजहब। नहीं, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेवार है। इस देश का कोई भी नागरिक अगर ये समझता पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, मैं समझता हूं वो हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेवार है। पाकिस्तान के खिलाफ आपको
सोच समझ के, मैं ये नहीं कह रहा कल अटैक कर दो, मैं कह रहा हूं आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज दो कि हम पाकिस्तान से टाइम बाउंड और जो लोग जी टाइम बाउंड ये ना माफ करेंगे। और इस समय कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। कल इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद देश भर का गुस्सा फूटकर सामने आया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर में पहले बडगाम पहुंचे हैं, जहां वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद शहीदों के पार्थिव शव को विशेष विमान से दिल्ली लाया जाएगा। इस बीच देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार से मांग हो रही है कि पाकिस्तान को इस आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाए। देश में सिर्फ बदले की मांग उठ रही है। बीजेपी के साथ साथ पूरा विपक्ष इस आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, जो कि बहुत सराहनीय बात है। हमारे पॉलिटिकल क्लास ने एक बड़ा मैच्योरिटी दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। बेंगलुरु, चरखी दादरी हरियाणा, कुरुक्षेत्र, मुंबई, महाराजगंज उत्तर प्रदेश, मुंबई की एक और तस्वीर आप देख सकते हैं कि देश भर में आक्रोश है। दिल्ली में आक्रोश है, हरियाणा में आक्रोश है, पंजाब में आक्रोश है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बोले कि पाकिस्तान और बाजवा बाज आ जाएं, जबकि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बोला आतंक का कोई देश नहीं होता। सिद्धू साहब, आतंक का देश पाकिस्तान है, यह आपको सुन लेना चाहिए। लेकिन हम ना भूलेंगे और ना माफ करेंगे। ये इस समय जन भावना है इस देश की, जन भावना है इस देश की। दिसंबर दयाल, ना ये देश भूलेगा ना ये माफ करेगा। देखिए, देश माफ नहीं करेगा और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस माफ नहीं करेंगी। जहां तक ये जो भी जो ये पूरे ऑपरेशंस को, जो एपरेटस इंडिया के अंदर है, जो श्रीनगर के अंदर है, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस मैं समझता हूं और इंटेलिजेंस एजेंसी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, वो अगले एक हफ्ते के अंदर नाकाब करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी। मुझे पूरा भरोसा है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर आज हमारे पास एक बहुत कैपेबल, मतलब हमारा एक ऑफिसर है जो इसको बिल्कुल, जिन्होंने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो डीजीएमओ, और मैं समझता हूं वो इसका जरूर बहुत जल्दी सीआरपीएफ के साथ मिलके, पंजाब पुलिस के जेएनके पुलिस के साथ मिलके इसका पर्दाफाश करेंगे और इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, नेटवर्क को। लेकिन हमें नहीं भूलना है कि ये सारा का सारा पाकिस्तान का रचा हुआ है, आईएसआई का रचा हुआ है। और जब तक आप पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, सख्त कार्रवाई नहीं करोगे, जब तक पाकिस्तान को नाक के चने नहीं चबाओगे, एलसी को अनटेनेबल नहीं करोगे, जब तक आप जैसे मोहम्मद के चीफ को यहां नहीं लाओगे, जब तक मैं समझता हूं। आपने देखा चाइना ने कैसे ब्लॉक करा अभी। एक बार फिर से विशंबर दयाल, व्हाट इज योर टेक? देखिए, एक है कि हमें गुस्सा है, आक्रोश है, बदला लेना चाहिए, लेकिन उस बदले के जोश में होश नहीं खोने कि हम अपना उससे बड़ा नुकसान करवा रहे हैं, which is also very important। स्ट्रीट्स पे भी हमारे देशवासियों को किसी किस्म का एक दूसरे के साथ या इस किस्म के, मैं समझता हूं, नुकसान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल नहीं। देखिए, हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल होने के नाते, नेटवर्क होने के नाते ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आपका गुस्सा जायज है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाइए, अपने देश को नुकसान ना करें, अपने देश के अंदर नुकसान ना करें। पाकिस्तान ने ये स्पॉन्सर्ड था, पाकिस्तान क्या अगेंस्ट करना है, अपने देश की प्रॉपर्टी को खराब करना है। आप गुस्सा मत करो, अपने मार्टिर्स मत करो सर, अपने मार्टिर्स के यहाँ जाइए, जो भी आपके इलाके में 200 किलोमीटर जाइए, 600 किलोमीटर जाइए, उस मार्टिर के जो अंतिम संस्कार है उसमें जाके ज्वाइन कीजिए। ये आपकी श्रद्धा है, ये देश की श्रद्धा है। पाकिस्तान को पता लगना चाहिए कि जो 45-40 जवान हैं, उनके पीछे 130 करोड़ लोग खड़े हैं। ये कीजिए ना, आप क्यों गलियों में उतर रहे, क्यों नारेबाजी कर रहे, क्यों जला रहे किसी चीज को ना, ये नहीं, देखो, किसी चीज को जलाया नहीं गया, किसी चीज को जलाया नहीं गया, कोई भी मतलब, कोई भी किसी, हमारा देश विरोध कर रहा है, और विरोध इस बात का कर रहा है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इस देश में अब और नहीं सहेगा। हमने 40 सालों तक सहा है, हमने 50 सालों तक सहा है, लेकिन अब नहीं और सहेगा। सहने की एक सीमा होती है, वो सीमा पट चुकी है, उन्हीं के बाद पट चुकी थी, अब और पट चुकी है। इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बयानों को आप महत्व ना दीजिए।
पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। कमांडर जीजे सिंह। आमेश, सबसे बड़ा कारण यह देश के अंदर आक्रोश है, यह गुस्सा है। पहली तो बात कहूंगा मैं कि ये बिल्कुल जायज गुस्सा है, जायज आक्रोश है, क्योंकि हम देखते हैं जब इतनी बड़ी घटना जब भी होती है तो एक स्टेटमेंटों का, बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है, वादों का शुरू हो जाता है एक दौर, और जब ग्राउंड के ऊपर एक्शन लेने की बात आती है तो हम लोग वो एक्शन नहीं लेते जो देश चाहता है। जैसे कि मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कल का ये इंसिडेंट जो हुआ, आज के दिन सीसीएस के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को 1 महीने के नोटिस के ऊपर डाल देना चाहिए था, 2 महीने के नोटिस पे डाल देना चाहिए था। सुधरो, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। हमें अब अपनी थोड़ी बहादुरी, वो चिकन आउट एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी जो है ये हम दूसरे देशों पर नहीं छोड़ सकते। जैसे अमेरिका हुआ, वो आके एक्शन लेगा, इजराइल एक्शन लेगा, कोई और देश आके एक्शन इसके ऊपर हमारे साथ जुट के लेगा, कोई लेने वाला नहीं है। चाइना कोई एक्शन नहीं लेगा, चाइना आपके विरुद्ध खड़ा है, खड़ा रहेगा, वो पाकिस्तान का दोस्त है। ये हमें बिल्कुल साफ समझ लेना चाहिए, हमारे जहन में चला जाना चाहिए। ऐसी बातें क्लियर कट है, और कितना प्रूफ हमें देखना पड़ेगा और कितनी एविडेंस चाहिए। आज मैं बार-बार कह रहा हूं, एक आक्रोश है, लेकिन उस गुस्से में हमें होश को बरकरार रखना है। हम कहीं जो हमें ऑलरेडी नुकसान हुआ है उससे बड़े नुकसान की तरफ आगे बढ़ जाए, उसका भी ध्यान रखना है। देखिए मैं बार-बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि सिचुएशन टेंस है। इस समय भी कश्मीर के अंदर कई ऑपरेशन चल रहे हैं, इसलिए सिचुएशन टेंस्ड है। इसीलिए अपने आंसुओं के सैलाब को, आक्रोश के सैलाब को जोश और होश दोनों में रखना है, क्विकली। बिल्कुल, गुस्से में होश नहीं छोड़ना है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात बताई। अभी है टाइम इकट्ठे रहने का और पाकिस्तान को एक लेसन सिखाने का, ये बताने का कि पूरा देश 1,130 करोड़ का जो भारत है वो इकट्ठा खड़ा है इस आतंकवाद के आगे। इकट्ठे तो हम खड़े हैं। हाँ। मेरा पॉइंट ये है कि एक सरकार के ऊपर भी एक दबाव है, इस समय जन दबाव है और ये दबाव जायज है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि सरकार को भी एक सूझबूझ दिखाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, हम सरकार पे छोड़ते हैं, ये हम आर्म्ड फोर्सेस पे छोड़ते हैं। हाँ। यहाँ से हम ये नहीं कहना चाहते कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को पता है क्या करना है। नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करी है। पहले मैंने ये बताना, मनीष, देखो आपने बहुत अच्छी बात बोली। हमारे पास काम करने के लिए 2 तरीके हैं। अभी तो एक तो है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एक इंटरनल जो है कि अभी ऑल आउट ऑपरेशन जा रहा है, उसको चलते रहना है और जो आतंकवादी हैं उनको खत्म करना है। उसके बाद जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, OGW, स्टोन पेल्टर, हुर्रियत वाले, उनके पीछे भी जाना है। टाइम चलेगा। सर, और कुछ लोग अंडरकवर एजेंट भी हैं, वो दिल्ली में भी बैठते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, में भी बैठते हैं, जो अमन की आशा का ये पूरा प्रोग्राम चलाते हैं, जो जिनको लगता है कि पता नहीं वो एक न्यूट्रल पोजीशन लेके इस देश में, इस दुनिया में कौन सा नोबेल प्राइज जीतेंगे। एक्सपोज करो मनीष, एक्सपोज करो, उनके पीछे जाओ। उनको सोचना चाहिए। या बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग इस समय ये कह रहे हैं कि वॉर मॉन्गरिंग बंद करिए, अरे ये देश बनने की बात कर रहा है। मैं बड़ी खबर की तरफ बढ़ता हूं, मैं आपको मौका दूंगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए हैं। जवानों की शहादत से परिवार में गमगीन माहौल है, देश में गमगीन माहौल है। गमगीन परिजनों ने आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं। हम आपको सारे परिवार दिखा रहे हैं जो इस समय इंपॉर्टेंट है। यूपी के अन्नाव में सीआरपीएफ जवान अजीत कुमार आजाद के घर पर मातम पसरा हुआ है। पुलवामा आतंकी हमले में यूपी के कई जवान शहीद हुए हैं, जिनमें अजीत कुमार आजाद भी शामिल हैं, जिनकी शहादत की खबर मिलते ही उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे के गम में मां के आंसू थम नहीं रहे। वहीं अजीत कुमार की
पत्नी भी सदमे में है। अजीत कुमार आजाद की शहादत के बाद आस पड़ोस के लोग भी उनके घर शोक जताने पहुंच गए हैं। सरकार की लापरवाही का तो नतीजा देख ही रहे हैं आप लोग, हम लोग तड़प रहे हैं। कुछ नहीं कर रही, कागजों में कार्यवाही है बस। ना कोई सूचना है ना कुछ है, फोन और न्यूज के सहारे हम लोग ऐसे ही। मेरे पापा की तरह और यहाँ पर जैसा माहौल है और जहाँ पर जो शहीद हुए उनके घर में कैसा माहौल होगा। मैं सरकार से चाहूँगी कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हम सरकार को और बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। कलेक्टर साहब यही कहेंगे कि न्यायिक है, बहुत निंदनीय मतलब जिसने किया है गलत है। भारत सरकार को इसमें बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जवानों की शहादत को लेकर लोगों में आक्रोश है। इसमें उन्नाव मौजूद हैं जहां पर शहीद अजीत का परिवार है, यहां पर उनका घर है, शोकाकुल है पूरा। और साफ तौर पर सरकार पर आरोप है कि उन्होंने सही माकूल व्यवस्था नहीं दी, जिसकी वजह से जवान शहीद हुए और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। पहले उनके भाई से बात करते हैं। सुजीत हमारे साथ, क्या कहेंगे? ये जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर सुरक्षा की व्यवस्था सही होती तो इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। और लगातार मतलब केवल पॉलिटिक्स हो रही है, हर चीज़ में केवल पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स आर्मी में भी घुस गई। तो कम से कम इतना रखिए कि देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। जम्मू कश्मीर में नेताओं की सुरक्षा सीआरपीएफ करती है और वहाँ के नेता ही इनकी सुरक्षा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना को खुली छूट है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि सेना को खुली छूट है। देखिए क्या होता है। और सरकार से क्या कहना चाहिए? और सरकार से ये कहना चाहेंगे कि इसके लिए बढ़िया व्यवस्था करिए। अब आगे आने वाले समय में इस तरीके के कांड ना हो। आज हमारा भाई गया, कल किसी और का भाई जाएगा। तो देखा, काफी आक्रोश है और कह रहे हैं कि आज हमारा भाई गया, कल किसी और की जाएगा। उनकी बेटी मौजूद है। क्या नाम बेटा? ईशा आजाद। तुम्हारे पापा सीआरपीएफ में थे, क्या हुआ तुम्हें पता चला? पापा को पापा के बस दग गया था नीचे, रखा था जमीन पर। किस क्लास में पढ़ते हो? 3rd B। पापा आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे थे, पता चला आपको? और तुम्हारी छोटी बहन का क्या नाम है? श्रेया। श्रेया, क्या कहोगी सरकार से? मैं कहूँगी कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको और दस्तक होनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, यानी घुस कर मारना चाहिए आतंकवादियों को। हाँ, जैसे उन्होंने विस्फोट किया है, मारना चाहिए। क्या कहोगे प्रधानमंत्री मोदी से? कि अपनी सुरक्षा और कड़ी करे और आतंकवादियों को मारे। देखा, छोटी सी बेटी है जो है अजीत की, वो साफ तौर पर कह रही है कि सुरक्षा कड़ी करें और आतंकवादियों को घुस कर मारे। यानी साफ है इस मासूम के अंदर भी एक तरीके से आक्रोश, और ये चाहती है कि सरकार जो करती है वो करे, उससे बाज आए और व्यवस्था करे और आतंकवादियों को खून का जो उन्होंने किया उसका जवाब दिया जाए। और देश का खून खौला यानी आक्रोश जो लोगों में वो काफ़ी व्याप्त, उनके और परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, घुस के मारना चाहिए। अब जब जंग का ऐलान छेड़ ही दिया है, 42 जवान मारे गए, छोड़ा थोड़ी ना, कोई खिलौने थोड़ी ना बिगाड़ दिया, फिर बना लेंगे। आप क्या लगते हैं इनके घर के? मैं उनका साला हूँ। आपके पास जी। और इस समय हमारे संवाददाता ने 2 चश्मदीदों से बात करी है जो सीआरपीएफ के जवान हैं। आइए सुनते हैं उन चश्मदीदों ने क्या कहा है। हमारे रिपोर्टर जो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कर रहे हैं, अमित पांडे ने ग्राउंड रिपोर्ट ली है इस समय की ये बड़ी अपडेट है। आखिरकार कैसा मंजर था उस वक्त? हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सीआरपीएफ के जवान, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा आपके साथियों ने बताया होगा, बयान कर सकते हैं क्या था वहाँ पे हालात? सर जी, हमारी वो जम्मू से श्रीनगर के लिए कानवाई चलती है ट्रांजिट कैंप से आने के लिए। उसके बाद अचानक जहाँ वो कांड हुआ पुलवामा के आगे, वहाँ पे अचानक फायर कर दिया गया है और हमारे जवान निहत्थे थे, उनके पास हथियार नहीं था, छुट्टी काट के आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने अंधाधुंध, जैसे कि बताया जा रहा है कि पहले अंधाधुंध उन्होंने फायर किया, इसके बाद गाड़ियाँ रुक गई। उसके बाद उन्होंने CGRL से उन्होंने फायर किया गया। उसके बाद जो एक मिलिटेंट्स बता रहे हैं जैसे मोहम्मद के, उन्होंने उसमें स्कॉर्पियो गाड़ी में 350 किलो माइन। नहीं, ये बताइए सर कि जैसे आपके साथी थे जो आपसे बिछड़ गए, क्या उस वक्त का माहौल क्या था, क्या बताया गया? सब यही बताया गया कि सर बहुत दुखद बात है इस समय
जो बताया गया वहाँ सीआरपीएफ के हमारे जो जवान शहीद हुए, बहुत इस समय हालात यहाँ ठीक नहीं है। सारे लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। अब उनके घर परिवार में बहुत इस समय वो निहत्थे थे, जवान निहत्थे थे। जवान निहत्थे थे, वो छुट्टी काट के उधर से आ रहे थे, उनके पास हथियार नहीं था। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो स्कॉर्पियो में जैद मोहम्मद को जो बताया गया उसमें टक्कर मार दिया, उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई और वो जवान एक्सपायर कर गए। श्रीनगर के सीआरपीएफ हमामा रिक्रूटमेंट सेंटर में यहां पर शहीद जवानों का शव ले आया गया है और अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे और इनको श्रद्धांजलि करेंगे और इसके बाद इन शहीद जवानों के शव को दिल्ली ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर अब कई तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। पहला तो सम्मान जो भी प्रक्रिया होती है उसको, उसके साथ इन जवानों को, इन शहीदों को अंतिम विदाई दी जाए और दूसरी तरफ जहां तक जांच का सवाल है, जांच एजेंसियों की अभी फिलहाल यही प्राथमिकता है कि ये पता लगाए आखिरकार जैश के इस पूरे के पूरे मॉड्यूल की मदद किस किस ने की थी और कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। अब आने वाले दिनों में इनके सामने यही चुनौती है और इसके अलावा पूरे तरीके से घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए, इस रणनीति पर यहाँ पर दोबारा विचार किया जाएगा और इसको पूरी तरीके से समीक्षा की जाएगी। अमित पांडे, श्रीनगर, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड से ताजा जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे। रवि सिंह मेरे संवाददाता दिल्ली में मौजूद है, अमित पांडे श्रीनगर में इस समय फ्रंट पर है, जो कि ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। हर जानकारी आप तक इस समय पहुंचे वो महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ जानकारियां जो देश की सुरक्षा के लिए हैं उनके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। रवि सिंह, दिल्ली में इस समय घटनाक्रम बैठकों का है। दिल्ली में घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष तक का है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि सरकार ने मैसेज बहुत कड़ा दिया है। रवि, देखिए अमीश, निश्चित तौर पर आपने सही कहा क्योंकि जब से ये हमला हुआ है, कल शाम को ही जैसे हमला हुआ उसके बाद ही सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हुई और तमाम जो बैठकें हुई, आज आपको पता भी होगा कि सुबह के टाइम सीसीएस की बैठक हुई थी, जो सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है इन तमाम मामलों पर। प्रधानमंत्री ने अगुवाई की थी इस बैठक की। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी तमाम जो बैठकें कर चुके हैं। सीआरपीएफ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं लगातार वो सूचना दे रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री को या फिर प्रधानमंत्री को हो। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पर कैसे दबाव बनाया जाए, इस रणनीति पर काम किया जा रहा है, किस तरीके से जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। और दूसरी बात यह है कि कहाँ पे खामियां रही हैं उसको लेकर भी समीक्षा बैठकें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर, इस जगह पर आज अब से थोड़ी देर के बाद में 3 बजे के आसपास से 3 बजे के थोड़ी सी देर बाद ही जो पार्थिव शरीर है वो सीआरपीएफ के जवानों का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। C-17 जो विमान है हिंडन एयरबेस से वहाँ पर उड़ान भरा था, इसके बाद फिर उसी विमान के जरिए यहाँ पर लाया जाएगा। ये भी सूचना है कि प्रधानमंत्री करीब 4:30 बजे यहाँ पर आ सकते हैं। वीवीआईपी मूवमेंट है और उसी की वजह से तमाम जो एयरपोर्ट के आसपास के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, गाड़ियाँ भी मौजूद थी, पुलिस ने उनको हटा दी है। जी जी, इस समय देश के अंदर ये इमरजेंसी सिचुएशन है, जो कुछ हुआ है कल पुलवामा के अंदर, और जैसा रवि सिंह जानकारी दे रहे थे, पालम एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। इस समय 4:30 तक प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और जब पार्थिव शरीर वहां पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेंगे। विशंबर दयाल, अभी हम शहीद परिवारों के बच्चों को सुन रहे थे, रिश्तेदारों को सुन रहे थे, लेकिन इस समय पाकिस्तान हाई कमीशन के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग। देखिए, गुस्सा बहुत बड़ा है, आक्रोश बहुत बड़ा है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारी प्रदर्शन हो रहा है इस समय, क्योंकि 40 हमारे सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतारा गया है। और इस समय आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जारी है और ये आक्रोश है देश का, जिसको कुछ लोग दिखाने पहुंचे हैं इस समय पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर। हमने सुना अभी परिवार वाले क्या बोल रहे थे, क्योंकि आप खुद, आपके फादर साहब भी 65 की जंग में
शहीद हुए थे, उसके बाद की परिस्थिति भी हमने इस देश के अंदर देखी है। क्या कहना चाहते हैं? ये एक भावुक क्षण भी होता है, लेकिन ये कमजोर होने का क्षण भी नहीं होता, लेकिन ये नाजुक क्षण जरूर होता है। देखिए अमीश, बहुत नाजुक क्षण होता है। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, जो मतलब हम लोग ऐसे परिवारों से हैं जहाँ पुश्तों से फौज है, पुश्तों से हमने ये सब देखा है, जहाँ शहादत एक मतलब बहुत फ़ख्र से लेते हैं बच्चे भी। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक बच्चे हैं उनको हमें इस किस्म की चीज़ों से नहीं एक्सपोज करना चाहिए। ये मेरी मानना है, मेरी धारणा। देखिए बहुत बच्चों के बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कुछ चीज़ों का, इन्हें बहुत लंबा दौर गुजरना है। बचपन बहुत दिक्कत से गुजरता है, ऐसा नहीं है, बगैर सर पर जब तक पिता का हाथ नहीं है बच्चों का बचपन बहुत दिक्कत से गुजरता है, तो उनकी भावनाओं का कदर करना चाहिए। मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी कहना चाहता था आपके टीवी माध्यम के जरिए। देखिए आक्रोश ठीक है, आप गलियों और सड़कों पे निकल के एक बात का ध्यान रखें कि आईएसआई के हाथ बहुत लंबे हैं। भारत में आईएसआई बहुत दूर तक फैला हुआ है। किसी भी मौके पर वो आपके बीच में किसी एंटी सोशल एलिमेंट से जो उनका पेड स्टूज है उससे कोई ऐसी कार्रवाई कराएगा जिससे ये कोई सांप्रदायिक रूप ले या जिससे कोई इंटर पार्टी रूप ले या पॉलिटिकल रूप ले। आप लोग इस देशवासियों को ये मानना चाहिए, आक्रोश एक जगह है, गुस्सा एक जगह है। भरोसा करो सरकार कार्रवाई करेगी। मैं समझता हूं इससे सरकार नहीं बच सकती, कोई सरकार नहीं बच सकती, ये देश कार्रवाई करेगा, इतना मजबूत है। इस हादसे से कोई नहीं बख्शा जाएगा, ये मेरी मानना है। किसी किस्म का ऐसा मौका मत दो सामाजिक तौर पे जिसको वो एक्सप्लॉइट करे। आपकी पार्टी लॉयल्टीज, आपकी सामाजिक जिम्मेवारी सब समझते हैं, लेकिन आईएसआई को मौका मत दो, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। बीच में घुस के देखिए इसी के बीच इसे में वो आग सांप्रदायिक लगाएगा। रंग देने की कुछ लोग कोशिश करेंगे जो गलत होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल घी डालेगा, तेल डालेगा, जला देगा। एक बात साफ है कि पाकिस्तान जिम्मेदार है और इस बात को इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। 30 और जिस नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई देश जिम्मेदार नहीं है, तो उनको तो कान खोल के सुन लेना चाहिए। 15 अगस्त 1947 से पाकिस्तान जिम्मेवार है। देखो एक बात मैं बताना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान इसके अंदर जिम्मेवार है। पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की फौज ये नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े, और वो करना चाहती है ब्लीड विद 1000 कट्स। जब उन्होंने देखा कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद अब कम हो गया है, कहीं हद तक हमने कंट्रोल कर लिया था, तो उन्होंने अभी ये पंजाब के अंदर मिलिटेंसी स्टार्ट की, डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में मिलिटेंसी स्टार्ट की। तो किसी न किसी प्रकार से पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत जो है आगे बढ़े। और अब हमको ये ध्यान देना है, जो ये एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है जी, हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य, उनका पराक्रम देश ने देखा है, और हमारे देश में कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसे हमारी सेना के शौर्य और सामर्थ्य पर रत्ती भर भी शक हो। देश को उनके सामर्थ्य और शौर्य पर बहुत बहुत भरोसा है। और मेरे प्यारे देशवासियों, यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। पुलवामा हमले के गुनाहगार
पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है कि ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अब विश्व में इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके लिए अपना रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है, लेकिन आज दुनिया से वो आसानी से मदद भी मिल पा रही है। बदहाली के इस दौर में वो भारत पर इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा। हमारे उन दुश्मन, हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें, आपने जो रास्ता अपनाया है आपने अपनी बर्बादी देखी है। हमने जो रास्ता अपनाया है हमारी दिन दोगुना रात चार गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, आज विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, भारत की भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं। मेरे पास जो संदेश आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि वो भी उतने ही दुखी हैं, उतने ही गुस्से में हैं। पूरी विश्व बिरादरी आतंक के इन सरपरस्तों को खत्म करने के पक्ष में है। साथियों, वीर बेटियों और वीर बेटों की ये धरती जानती है कि दुश्मन चाहे जितनी भी साजिश करे उसका मुकाबला कैसे करना है। ये धरती गवाह है कि मां भारती की रक्षा, उसकी संतानों की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। साथियों, ये धरती मणिकर्णिका के शौर्य की भूमि है, जिन्होंने झांसी की रानी के रूप में देश की आजादी के आंदोलन को नया जोश, नई प्रेरणा दी। मणिकर्णिका
काशी की बेटी थी और मेरा सौभाग्य है कि वहां के लोगों ने, काशी ने मुझे अपना सांसद बनाया है। और इसलिए उनकी जन्मभूमि मेरी कर्मभूमि अपने आप बुंदेलखंड से एक विशेष स्नेह से भी मुझे जोड़ देती है। बुंदेलखंड ने राष्ट्रभक्ति से लेकर देश की आस्था तक हर पल एक नई ऊंचाई देने वाली ये धरती है। मुझे याद है कि जब मैं पहले आपके बीच आया था तब आपसे वादा किया था कि जो स्नेह आप मुझे दे रहे हैं उसको मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। आपको याद है ना, मैंने ऐसा कहा था? आपको याद है ना? ब्याज समेत लौटाऊंगा ऐसा कहा था, याद है ना? हम वादा निभाने वाले व्यक्ति हैं। इरादे लेकर के निकलते हैं, इरादे पूरे करके रुकते हैं। बीते 4.5 वर्ष से केंद्र सरकार इस काम में निरंतर जुटी हुई है और यहां भाजपा सरकार बनने के बाद विकास की गति योगी जी के नेतृत्व में राज्य की उनकी पूरी टीम ने विकास की गति को और तेज कर दिया है। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बोला कि पूरा देश गुस्से में है, सरकार भी गुस्से में है और हम जवाब देंगे। इफ दे आर थिंकिंग दैट बाय डूइंग सच अटैक्स इंडिया विल ऑल्सो वीकन, दे आर रॉन्ग। उन्होंने बोला पाकिस्तान तो निपटा हुआ है लेकिन भारत बहुत मजबूत है और मजबूत रहेगा। इसीलिए आज सरकार के प्रोग्राम जारी हैं लेकिन पार्टी के प्रोग्राम्स को स्थगित कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कहीं ना कहीं ये मैसेज ना जाए कि ये इस एक हमले से हमारा देश रुक गया है। ये एक बताना भी जरूरी है कि हम जज्बे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके एक हमले से हमारा जज्बा कम नहीं होगा। जनरल साहब, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये एक मैसेज देना बहुत जरूरी है कि अगर एक इंसिडेंट ये होगा, हाँ हमको दुख है कि ये इंसिडेंट हुआ, मगर ये नहीं है कि हम डिफेंसिव हो जाएं। हमें इसका बदला लेना है और हमने ऐसा कोई काम नहीं करना है जहां हमारा डिमोरलाइज हो जाए। तो सारे के सारे काम जैसे चलने चाहिए एक्सेप्ट पार्टीवाद। गवर्नमेंट को आगे देखना है कि पाकिस्तान को हमने कैसे बदला लेना है। जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे, एक वो कौन सी चीजें हैं जो हमने पाकिस्तान अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन निकाल दिया है। मैं एक और बताता हूं, एक इंडस वाटर ट्रीटी है जो 6 नदियां हैं उसके अंदर जो इंडस है, झेलम है और चिनाब है, उसका जो है 20% के करीब पानी हम यूज कर सकते हैं। हम 5% यूज कर रहे हैं। हमें पानी पूरा यूज करना चाहिए। हमें अगर जरूरत पड़े तो उसको हिला देना चाहिए पाकिस्तान को इंडस वाटर के लिए, क्योंकि हम बहुत दानी हैं, हम सब कुछ दे देते हैं और हम वहां से आपको टेररिस्ट एक्ट आते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये भी हो कि भाई जब हमने जो बदला लेना है कि किस टाइप का बदला। सर्जिकल स्ट्राइक तो दोबारा नहीं हो सकती क्योंकि उसमें तो जो हो चुका और वो उसका operation is out. That operation is out. Now, what are the options available to India? There are number of overt and covert operations. You have drones. These are armed. They can be utilized. Air Force can be utilized. Missiles to some extent can be. आपको पता है? जी देखिए, ये सब निर्णय हम सेना पर, ये सब निर्णय हम सेना पर छोड़ते हैं, सरकार पर छोड़ते हैं। विशंबर दयाल, the messaging has to be there and the message is loud and clear from the nation, from the nation's government कि हम नहीं छोड़ेंगे। ये मैसेज बिल्कुल साफ आ रहा है। ये मैसेज बिल्कुल साफ आ रहा है विशंबर दयाल।
ये मैसेज बिल्कुल साफ है और ये मैसेज पाकिस्तान को देना है और पाकिस्तान को टाइम बाउंड देना चाहिए। आज पाकिस्तान को एक मैसेज दो, अगर 3 हफ्ते के अंदर आप जैसे मोहम्मद चीफ को भारत में डिपोर्ट नहीं करते हो, आप जेईएम को डिसमेंटल नहीं करते हो, तो भारत सख्त कार्रवाई उठाएगा। भारत एक मजबूत देश है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला हम एक मजबूत देश है, मैं कहता हूं हम एक बहुत मजबूत देश है, बहुत मजबूत सेना है आपकी। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान के पास वो ये करेगा, अरे देश को तबाह करो, तोड़ो पाकिस्तान को, नहीं वो भारत को ऐसे ब्लीड करेगा, ऐसे ब्लीड करेगा। जैसे आपने बोला ना ये न्यूक्लियर वेपन का, ये याद लाओ जबकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जब ये आपका मणिपुर से हमने म्यांमार में किया था, तो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर आप हमारे देश में किया तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके घर में जाके आतंकवादियों को मारा, तो हमने बताया अब कहां गया आपका न्यूक्लियर वेपन। मुंह छुपाने की जगह नहीं हुई, उन्होंने बोला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं। वो जो अपने उनके जो अपने चीफ थे वो रिटायर हो रहे थे, शरीफ, वो नहीं चाहते थे मुंह काला करके जाए। तो एक ये बोगी है मुंह तो काला होगा की, आपको जवाब देना है। जनरल अश्विनी साहब, मुंह तो अब काला होगा, बिल्कुल मुंह तो काला हो चुका है, मुंह तो काला पाकिस्तान का हो चुका है और अभी तो कालक और पुतेगी। दुनिया पोतेगी कालक, और हिंदुस्तान जो कालक पोतेगा उसका धमाका, उसकी गूंज पाकिस्तान तक, पाकिस्तान अरसे तक सुनेगा। तो कि ये सामान्य घटना नहीं है मेरे मुल्क के साथ। मुझे तो ध्यान में आता है कि 89 के बाद ये पहला ऐसा हमला है जिसके अंदर इतनी जाने गई हैं। मैं अगर उरी का हमला देखूं, 18 जवान शहीद होते हैं। नगरोटा जो कि 29 नवंबर 2016 को होता है, 2 अफसरों समेत 7 सैनिक शहीद होते हैं। पठानकोट हमला, 7 जवान शहीद, 2 जनवरी 2016। पंपोर सीआरपीएफ की काफिले पर फिर हमला हुआ था, 26 जून 2016 के अंदर 8 जवान शहीद होते हैं। गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, 7 सैनिक शहीद होते हैं। आप इनको मिला लो और अकेले और अकेले इस घातक हमले को मिला लो तो सब बराबर है, सब बराबर है। मेरी पीड़ा ये है कि हम उरी को रोते थे, हम नगरोटा को रोते थे, आज हम ये जो हुआ है इसको क्या बोलेंगे।